हेलो, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विजय कुमार राय, LPM, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस क्लास हिंदी ग्रामर में, जिसके अंतर्गत आप जानकारी लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की। मेरे प्रिय छात्रों, आपने पहले पढ़ा था कि जब कभी किसी भी शब्द की रचना होती है तो उस शब्द की रचना में वर्णों की सहायता ली जाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं की जो अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों और भावनाओं की जो अभिव्यक्ति करते हैं, उसका माध्यम जो होता है वो शब्द होता है। शब्द की सहायता से ही हम अपने भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने भावनाओं और विचारों को शब्दों के माध्यम से किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भाषा सबसे अधिक समृद्ध और मजबूत मानी जाती है जिस भाषा के पास शब्दों की प्रचुरता होती है, अर्थात शब्दों की अधिकता होती है। जिस भी भाषा के पास जितने अधिक शब्द होंगे, जितनी अधिक प्रचुरता होगी, वह भाषा उतनी ही समृद्ध और मजबूत मानी जाती है। शब्दों का निर्माण दो तरीके से होता है। किसी भी शब्दों का निर्माण अर्थात शब्दों की जो भी हम रचना करते हैं वो दो तरीके से होता है। पहला होता है कि दो अथवा मूल शब्दों या धातुओं में जब हम किसी शब्दांश को जोड़ देते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे मान लो अनुच्चार आपके सामने हम यदि बोल रहे हैं तो उस अनुच्चार में हमारे पास दो शब्द मिल रहे हैं, एक अन और एक चार। ये जो शब्द बन रहा है ये शब्दांश की सहायता से बन रहा है। अर्थात पहला जो शब्द हम बना रहे हैं वो मूल शब्दों या धातुओं में शब्दांशों को जोड़ करके। शब्द निर्माण में जो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं वो दूसरा तरीका होता है कि जब हम दो अथवा दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो उससे एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे सपोज मान लो कि आपके पास एक शब्द खुश दिया है और एक शब्द दिल दिया है। यदि इन दोनों शब्दों को हम एक मिला लेते हैं तो इससे एक नया शब्द हमको मिलता है, खुश दिल। और इस खुश दिल शब्द के द्वारा हम एक नया शब्द प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि शब्द निर्माण के दो तरीके। नंबर 1, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ दें तब एक नया शब्द बन जाएगा। और किसी भी मूल शब्द में यदि या धातु में यदि हम शब्दांश जोड़ दें तो एक नया शब्द की रचना हमें प्राप्त हो जाएगी। अब मूल प्रश्न ये उठता है कि ये जो शब्दांश मिलते हैं इन शब्दांशों को हम जोड़ते कहाँ हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी शब्दांश को जब हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो दो तरीके से जोड़ते हैं। या तो उस शब्दांश को हम मूल शब्दों के आगे लगाते हैं या तो उस शब्दांश को मूल शब्द के हम पीछे लगाते हैं। तो मूल शब्द के आगे जो हम शब्द के जिस शब्दांश को लगाते हैं उसी शब्दांश का नाम है उपसर्ग। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकारी हो गई होगी
कि जब कभी भी किसी भी मूल शब्द के आगे किसी भी शब्दांश को या किसी भी शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से जो एक नया शब्द की रचना होती है उसका नाम, वो जो शब्दांश आगे लगा होता है उस शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। और ठीक यही प्रक्रिया जब किसी भी मूल शब्द के बाद में जब हम किसी शब्द को लगाते हैं, शब्दांश को लगाते हैं, तो उसका नाम होता है प्रत्यय। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने दो बातों को जाना कि शब्दांश, किसी भी शब्द के आगे लगने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाएगा और किसी भी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ करके हम एक नए शब्द की रचना करते हैं। ये उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब हमें यह जानना है कि जो भी हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ते हैं वो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया था उस अध्ययन के आधार पर, अपने प्रत्यास्मरण के आधार पर हम अपने दिमाग में ये रखे होंगे कि उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग होता है जो संस्कृत शब्दों में लगाया जाता है। दूसरा उपसर्ग होता है हिंदी का उपसर्ग और तीसरा उपसर्ग होता है विदेशी उपसर्ग। जैसे हम अनुचर बोल रहे हैं तो ये अनुचर शब्द जो है, ये अनुचर शब्द ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। यदि हम आपके सामने अनमोल शब्द बोल रहे हैं तो अनमोल में ये जो अन उपसर्ग लगा है ये हिंदी उपसर्ग है। और उसके बाद यदि मान लो हम कमजोर शब्द बोल रहे हैं, जो उर्दू लफ्ज होता है, तो कमजोर शब्द में जो कम लगा हुआ है ये विदेशी उपसर्ग कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सबने अभी तक ये जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए, अब हम जाने कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बतलाया था कि मूल शब्दों के अंत में जो शब्दांश लगते हैं उस शब्दांश का नाम है प्रत्यय। अब ये जो अंत में प्रत्यय लगता है ये शब्द में परिवर्तन क्या लाता है। तो ये जब शब्द किसी भी शब्द के अंत में जब ये शब्दांश लगा दिया जाता है तो उससे एक नए शब्द की रचना हो जाती है। जैसे मान लो कोमल शब्द है और कोमल में यदि हम ताल लगा दिए तो एक नया शब्द हमको मिल गया, कोमलता। और दूसरा कार्य जो वो प्रत्यय करता है, पहला काम तो ये किया कि उसने एक नए शब्द की रचना कर दी और दूसरा काम उसने ये किया कि उस शब्द का अर्थ बदल दिया। अर्थात कोई भी उपसर्ग या कोई भी प्रत्यय जब किसी भी शब्द में लगाया जाता है तो उसके 2 काम होते हैं। पहला काम यह होता है कि वह उपसर्ग या वह प्रत्यय एक नए शब्द की रचना करने में सहायक होता है और दूसरा काम यह होता है कि वह उपसर्ग या वह प्रत्यय किसी नए शब्द की रचना करता है और उसके अर्थ को बदल देता है। अब आइए, अब आप ये जाने कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, उपसर्ग को आपने जाना कि 3 प्रकार होता है, लेकिन प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था विकारी शब्दों का। विकारी शब्दों का अर्थ होता है कि जो जिन शब्दों में विकार आ जाए अर्थात बदलाव आ जाए।
चाहे वो लिंग के कारण हो, चाहे वो वचन के कारण हो, चाहे वो कारक के कारण। और आपने उसके अंतर्गत ये जाना था कि विकार के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। प्रत्यय जो भी प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, इन्हीं 4 पर आधारित होते हैं। तो आइए हम ये जानें कि वो प्रत्यय कौन से हैं, जो 2 जिनके नाम हम जानना चाहते हैं। तो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या धातु शब्द के अंत में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उस प्रत्यय का नाम होता है कृत प्रत्यय। धातु आप सब जानते हो, आ, जा, खा, पी, सो, उठ, बैठ, जो क्रिया का ये मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। और इसी क्रिया के मूल रूप में जब हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का हमें सामान्य रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि जब भी किसी क्रिया या धातु के अंत में जिन प्रत्यय को हम जोड़ते हैं उस प्रत्यय का नाम होता है कृत प्रत्यय। जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया, लिखावट। कोई आपसे जानना चाहा कि बता दीजिए कि इसमें प्रत्यय का कौन सा भेद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा मूल शब्द है। तो लिखावट शब्द जो ही आपके सामने आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लिखावट में अंत के ये जो मात्राएं होती हैं, अंतिम अक्षरों को, 2 अक्षरों को या एक अक्षर के साथ मात्राओं को जोड़ करके हम एक नए प्रत्यय को प्रायः पाते हैं। इसका मतलब इसमें जो हमारे सामने प्रत्यय है वो है आवट या वट। और यदि हम आवट को प्रत्यय के रूप में लिखते रहे तो हमारे पास मूल शब्द मिल रहा है लिख। और लिख को यदि हम व्याकरण की दृष्टि से जानेंगे तो लिख एक क्रिया है। और जो ही हम ये जाने कि लिख एक क्रिया है और इस क्रिया में आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यदि कोई आपसे प्रत्यय का भेद जानना चाहेगा तो आप तुरंत उसे ये बताओगे कि ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया शब्द में ये आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जब भी किसी क्रिया के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस प्रत्यय का नाम होता है कृत प्रत्यय। और इस प्रत्यय से जिस भी शब्द की रचना होती है उसको हम कहते हैं कृतांत। ठीक इसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंतर्गत जो भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं उस प्रत्यय का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। अर्थात तद्धित प्रत्यय के शब्द संज्ञा के साथ जुड़ते हैं या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कोमलता शब्द आ गया। अब कोमलता शब्द में यदि कोई ये जानना चाहे कि इसमें प्रत्यय का कौन सा भेद है तो आप तुरंत कोमलता में से प्रत्यय ता को निकाल दोगे, ता प्रत्यय को निकाल दोगे, आपके पास मूल शब्द बचेगा कोमल। और कोमल शब्द को यदि कोई आपसे जानना चाहेगा तो तुरंत आप बताओगे कि व्याकरण की दृष्टि से जो कोमल शब्द होता है वो कोमल शब्द जो है विशेषण है। अर्थात इस विशेषण कोमल शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए कोमलता शब्द जो है यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि तद्धित प्रत्यय की जो परिभाषा होती है वो हमें ये संकेत करती है कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो भी प्रत्यय जोड़ा जाता है उस प्रत्यय का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। और इस तद्धित प्रत्यय से जिस भी शब्द की रचना होती है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। तो जो ही हमारे सामने कोमलता, सुंदरता, अपनापन या बचपन जैसा शब्द हमारे सामने आए, आप तुरंत किसी को बताओगे कि ये तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। क्योंकि बचपन में बच्चा शब्द जो है, बच्चे की जो अवस्था होती है उसको हम बचपन बोलते हैं। बच्चा व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है, इसलिए बचपन जो है ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से अपनापन में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अपना हमारे पास सर्वनाम का शब्द है और सर्वनाम में ये पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए अपनापन जो शब्द है ये सर्वनाम का विज्ञापन है। और ठीक इसी प्रकार से कोमलता शब्द में जो कोमल है वो
विशेषण है, इसीलिए यह कोमलता शब्द जो है ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने आज की क्लास में ये जाना कि उपसर्ग और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। अगली क्लास जब हम लेंगे तो फिर हम आपको एक नई चीज बताएंगे जो क्षितिज या कृतका से होगा। ओके, गुड बाय।